आज का हमारा टॉपिक इंसॉल्वेंसी अकाउंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2016 का न्यूमेरिकल है। इसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जिसको हम देखेंगे, जो न्यूमेरिकल हमारे सामने मौजूद है वह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2016 के बेस पर है। उसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने चल रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम जो हमने सेलेक्ट किया है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम किसी भी बुक से होनी चाहिए परंतु घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके तरीक़ों को, उसके मेथड को हमें अच्छी तरह से एडॉप्ट करना होता है और इस प्रकार से एडॉप्ट करिए, इस प्रकार से ग्रहण कीजिए कि उसके तौर तरीके आपकी समझ में आ जाए। जो मौजूदा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है वह 16 है। इस सवाल में औरों सवालों में क्या डिफरेंस है? औरों सवालों में यानी दूसरे सवालों में डेफिशिएंसी हमें निकालनी होती थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक डेफिशिएंसी निकाली गई है और वह गलत है। जो डेफिशिएंसी हमें निकालनी होगी सही वाली निकालनी होगी। इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं सवालों में, जो इंसॉल्वेंट होता है, जो दिवालिया होता है, वह खुद ही अपने माइंड से अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का मुआयना कर लेता है और उसके आधार पर वह अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। परंतु उन संपत्तियों को बेचकर कितना रुपया प्राप्त हुआ जो उसके पास पुरानी संपत्तियां थी या उस वक्त मौजूदा टाइम पे थी, यह पता नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को पहले सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं, फिर सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। अगर आप हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको अच्छी तरह हिंदी समझ में आती है, तो हिंदी में अवश्य पढ़िए, परंतु इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिए। यदि आप इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत माइंडेड अपने आप को मानते हैं तो इंग्लिश वाला पढ़िए, परंतु हिंदी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और आज सरकार बहुत सारे कामों को हिंदी में डेवलप कर रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहे हैं जिनका संचालन हिंदी वर्जन के आधार पर हो रहा है, इसलिए हिंदी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उस पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो आइए सवाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ लिखा है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पर एक दिवालिया व्यक्ति है, इनका इंसॉल्वेंट होने का जो तात्पर्य है वह इनके एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से है। इनके अनुसार 31 दिसंबर 2018 को इनकी जो एसेट्स है वो 80,000 की है, 80,000 की, और इनकी लायबिलिटी 60,000 की है। और इन्होंने जब पिटीशन दिया यानी एप्लीकेशन दिया दिवालिया होने के लिए, तो इनकी जो कमी है डेफिशिएंसी वो 40,000 रुपये इन्होंने बताई है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 40,000 हमने बताया, लेकिन इन सब चीज़ों को यानी जो बाद में 1 2 3 4 पॉइंटों में बातें लिखी गई हैं इनको छोड़कर, यानी इनको ये भूल गए थे, इनको इन्होंने याद नहीं किया या इग्नोर कर दिया उस वक्त। बाद में इनको ये सब चीज़ें पता लगती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी छूट गया था, लेकिन इनके पास कैपिटल है ही नहीं तो इंटरेस्ट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद बिल डिस्काउंटेड है 10,000 का, लेकिन लायबिलिटी 5,000 की है। एक क्रेडिटर है 1,000 रुपये का, इसका लेखा करना छूट गया था, लेकिन इसको अब हम एंट्री में डालेंगे, इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिया गया सैलरी 4 क्लर्कों की है जो कि 100 रुपीज़ पर क्लर्क का है, यानी 1200 रुपये होते हैं। 100 के मल्टीप्लाई 4 में तो 400, 400 के मल्टीप्लाई 3 में तो 1200 हो गया। ऐसे ही इनके पास मिस्टर एक्स के पास 5 मजदूर काम करते थे और वह मजदूर यानी वर्कर जो थे वो वर्कर काम कर रहे थे, तो उसके यहाँ का पैसा उन वर्करों का रुक गया और वह 50 रुपये पर वर्कर के हिसाब से रुका है, जो कि 250, 500 रुपये पूरे होते हैं। कैसे पता लगाया? इस 5 की मल्टीप्लाइकेशन 50 से करिए, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाइकेशन 2 से करिए तो 500 रुपये होगा। इनके यहाँ पर किराया भी है बकाया, जो कि 400 रुपये दिया गया है दिसंबर का। तो इसका मतलब है कि यह अभी
रुका हुआ पैसा है और टैक्स 3,000 रुपये का है। सवाल हमने बाकायदे पढ़ लिया। अब मिस्टर एक्स ने जब एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने अपनी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हम उसको बनाएंगे। उस बैलेंस शीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरी एसेट्स 80,000 है, तो हमने 80,000 लिया। उन्होंने कहा हमारी लाइबिलिटीज़ में 60,000 रुपये मेंशन है, लेकिन वह फुली है, पार्टली है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जब ऐसा अभाव हो तो हम उसको अनसिक्योर्ड मान लेते हैं और यहाँ पर 60,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से लिख देंगे। इसके बाद 80,000 में से हम 60,000 यानी 60,000 को घटाएंगे तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, यह लैंग्वेज निकल कर आएगी, जिसका होगा अमाउंट 20,000। यानी 80,000 में से 60,000 घटाएंगे तो 20,000 यानी 20,000 प्राप्त होगा और 80,000 दोनों तरफ इक्वल लिख देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो सूचनाएं उन्होंने दी है एसेट्स और लाइबिलिटी और डेफिशिएंसी की, इन चारों के आधार पर, यानी 1, 2 और 3, इनको कैसे पुट करना है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, जो कि यही क्रेडिटर्स जो हैं 60,000 के, यही अनसिक्योर्ड बोले जाएंगे, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की सिक्योरिटी गिरवी पर रखा नहीं गया है, बंधक पर कोई संपत्ति इनके पास नहीं है, ना तो फुली है, यहाँ पर लिखा गया है लिस्ट ए, मतलब होता है कि यहाँ पर लिस्ट ए बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मतलब लिस्ट ए तो है, लिस्ट बी नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनके पास 60,000 रुपये की, यही 60,000 रुपये जो हैं अनसिक्योर्ड वाले यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ लिखे जाएंगे। हम इसको यू शेप में बनाएंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे चलेंगे, इस तरह से ऐसे और ऐसे करके यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसको बेचकर कितना मिलेगा ये मालूम नहीं है, संपत्ति को बेच के कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन इंसॉल्वेंट हो गए हैं। प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, इसमें लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स जो कि 80,000 की है, कितना मिलेगा ये नहीं मालूम, यह एक सस्पेंस है, इसको हम बाद में निकालेंगे। फिलहाल अब इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ऐसे, ना तो बी है, ना ही सी है, ना ही डी है, ये तीनों प्रकार की हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है, ना तो फुली है, ना ही पार्टली है, ना ही प्रेफरेंशियल है। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ 60,000 आएगा यहाँ पर, और इसका भी टोटल करेंगे तो यह भी 60,000 आएगा। इसी 60 को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी लिखेंगे, जो कि बुक में दिया गया है 40,000 का। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 40,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से हम 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20,000 की एसेट्स का जो वसूली का पैसा है वो प्राप्त होगा। ये जो लिस्ट ई है इसमें लिस्ट एफ भी आता है, वो बुक डेट्स का है, वो दिया नहीं है। लिस्ट जी है, वह भी नहीं दिया है, वह भी छोड़ेंगे। इसके बाद जब ये दोनों ब्लैंक है तो हमें मालूम है कि 60,000 में से 40,000 को घटा के 20,000 प्राप्त होगा, 20,000 रुपये। तो ये 20,000 वही रकम होगी जो यहाँ से यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि ये 20,000 हम यहाँ पहुँच के लिखेंगे यहाँ पर 20 यानी 20,000 रुपये। इससे पता चल जाता है कि इस 80,000 की संपत्ति को 20,000 में बेचा गया, तभी ये दिवालिया हुए, क्योंकि इनके ऊपर जो कर्जा है वो 60,000 का है और इनके पास जो संपत्ति है वैसे देखने में तो संपत्ति ज़्यादा की किताबों में है, लेकिन एक्चुअली जब मार्केट में उसकी वैल्यूएशन की गई तो मात्र 20,000 में बिका। इसी वजह से दिवालिया घोषित हो गए, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया, तगादा करने वाले लोग आने लग गए और ये दिवालिया घोषित हो गए। अब हम एक स्पेशल वर्किंग करेंगे, जिस समस्या को हम पीछे छोड़ेंगे तो समस्या बन जाएगी। यहाँ पर यही काम हुआ है। मिस्टर एक्स ने जो कि सैलरी, वेजेज, रेंट छोड़ दिए थे, अब उनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक वर्किंग होगी, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम लिस्ट बनाएंगे ए की, बी और सी इसमें पहले भी नहीं थे और अब भी शायद नहीं ही होंगे। लिस्ट सी
और लिस्ट डी। अब सवाल के मुताबिक हमारे पुराने जो क्रेडिटर्स हैं वे तो लिखे जाएंगे, 60,000 रुपये के हैं और उनका पेमेंट भी 60,000 हमें करना है। उसके बाद और देखते हैं क्या पैसा बाद में हमें पता लगता है। यहाँ पता लगता है बिल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कैपिटल नहीं है तो उसे हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड है 10,000 का और एक्सपेक्टेड टू रैंक में आएगा 5,000। तो इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड 10,000 का, लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है, 5,000 रुपये। ऐसे ही अगला पॉइंट है, एक क्रेडिटर्स है 1,000 का, वह लिखने से छूट गया है तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। जो कि छूट गया है उसको अब हमें ध्यान में रखना होगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी, 4 क्लर्कों की 4 इंटू 100, 400 इंटू 3 1200, क्योंकि सैलरी जो होता है वो प्रेफरेंशियल माना जाता है तो 1200 रुपये प्रेफरेंशियल होंगे। इसके बाद उसी लाइन में आगे वर्करों का वेजेज दिया गया है, 5 वर्करों का 50 रुपये के हिसाब से 2 महीने का 5 इंटू 2 इंटू 50, तीनों के मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो वेजेज है वर्करों का ये 500 रुपये होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेंट लिखा है जो कि 400 रुपये है। रेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है इसलिए अनसिक्योर्ड होगा, 400। लास्ट में टैक्स दिया गया है 3,000 रुपये का, तो यह प्रेफरेंशियल है, इसको यहाँ लिखेंगे 3,000। इस प्रकार से टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है वह 4,700 पे जाके रुकती है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है वह एक्सपेक्टेड टू रैंक में 66,400 और टोटल में 71,400 पर जाके रुकती है। अब हम रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यह भी देखिए। यहाँ लिखेंगे रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम नए सिरे से बनाएंगे, जैसे कि मिस्टर एक्स ने बनाया था, उनका बनाया हुआ गलत था उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी। यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटीज और यहाँ पर लायबिलिटीज और यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू रैंक और यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर लिखेंगे एस्टीमेटेड टू प्रोड्यूस। ये नाम याद रखना बहुत अनिवार्य है, एग्जाम में सबसे पहले भूलता है। अब हम इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाएगी यह भी समझेंगे। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड हो सके तो कैपिटल में लिखिए, नहीं तो स्मॉल जिंदाबाद है ही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। अब हम इसको लिखेंगे, ये जो हमने ए लिस्ट बनाया है अनसिक्योर्ड का नई वाली, ग्रॉस में तो इधर लिखेंगे 71,400 और इधर लिखेंगे 66,400, 71,400 एंड 66,400। इसके बाद लिस्ट बी ब्लैंक थी ब्लैंक है, लिस्ट सी ब्लैंक थी ब्लैंक है, लेकिन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ब्लैंक नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटरों को हमें करना होगा, यहाँ पर चेक करना है तो पता चला यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 4,700 के हैं, तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एज पर लिस्ट डी और इनका अमाउंट 4,700। डी का पैसा यहीं रहता है बाहर, यहाँ लिखा रहता है, कॉलम में नहीं लिखते हैं और ग्रॉस में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ग्रॉस में हम सबके ग्रॉस वाला पैसा, लोन का पैसा लिखते हैं। अब हम इसका टोटल कर देंगे,
अब इसका टोटल हो गया 71, 75 और 76,100। और यहाँ पर जो टोटल होगा ये 66,400, यही यहाँ पे लिखेंगे 66,400। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज की वसूली तो हमें पता लग गई, प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई सन्ड्री एसेट्स जिसका अमाउंट 80,000 है, इसको बेच के कितना मिलेगा 20,000। कैसे पता चला? अरे भाई वेरी स्मार्ट, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था यू शेप वाले से हम ऐसे तो पहुँचे थे, यही तो निकाला था हमने, यही 20,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। लिख उठा। इसके बाद लिस्ट एफ नहीं है, लिस्ट जी नहीं है, दोनों ब्लैंक है, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा भी नहीं है। इसका टोटल कर लीजिए 20,000, इसमें से डिडक्ट करिए यानी घटाइए, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को घटाइए यानी कि इनको घटाइए। ये पैसे सबसे पहले जो संपत्ति नीलाम होगी उसको घटाएंगे। यहाँ पर इसको घटाने से हमारी जो अमाउंट है 15,300 प्राप्त हुआ, और हमें कर्जा कितना चुकाना है 66,400। तो 66,400 में से 15,300 घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच आएगा। और यह अमाउंट है 51,100। यहाँ आपने देख लिया डेफिशिएंसी 51,100 की प्राप्त हो गई। अब हम बनाएंगे, ये असली वाली डेफिशिएंसी है। मिस्टर एक्स ने 40,000 की बताई थी जो गलत थी, उसका इस्तेमाल हमने इसलिए करा ताकि हमें वसूली गई संपत्ति का पता लग जाए। अब बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनेगा और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट बुक में भी आपके दिया होगा, अगर आपके पास बुक होगी तो वह आप पढ़ के याद कर लेंगे तो यह और आसान हो जाएगा। पार्टिकुलर्स रुपीज पार्टिकुलर पीरियड। हालांकि डेफिशिएंसी अकाउंट में टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ फिक्स अमाउंट है जो कि आते हैं, कैपिटल आता है, लेकिन इस सवाल के अंदर कैपिटल नील दिया हुआ है तो हम कैपिटल नील कर देंगे। लेकिन वो जो हमने एक्सेस ऑफ एसेट्स शुरू में पहला बैलेंस शीट जब बनाया था, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज लिखा था, वह पैसा, वह रकम आपको मालूम होनी चाहिए, और वह रकम आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वह रकम यहाँ पे अवश्य आएगी, यानी कि ये वाली 80,000 रुपये में से हम 60,000 घटाएंगे तो 20,000 आएगा। तो ये लैंग्वेज देखिए, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी जो हमने शुरू में बैलेंस शीट बनाई थी। तो ये जो 20,000 है ये पूरी तरह से कैपिटल का काम करता है, और इसको हम कैपिटल जैसा लिखते हैं, हालांकि इसमें एक्चुअल कैपिटल नहीं दिया गया है। तो ये 20,000 यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे डेफिशिएंसी लिखते हैं जो कि अभी हमने निकाला था, जो कि 51,100 रुपये आया था। और इस तरफ हम लॉस लिखेंगे, लॉस ऑन सन्ड्री एसेट्स, जो हमारी एसेट्स थी 80,000 की, जिसको आपने यहाँ देखा 80 की थी, 20 मिले थे तो हमें 60,000 रुपये का नुकसान हुआ, यहाँ लिखेंगे। यानी मिस्टर एक्स की नीलामी में 60,000 की एसेट्स पर लॉस एसेट्स पर हुआ। अब हम यहाँ डालेंगे लॉस ऑन लायबिलिटीज, कुछ खर्चे ऐसे उत्पन्न हो गए जो कि उनको करने ही पड़े। तो जितनी चीज़ें हमने यहाँ लिखा है वर्किंग में देखेंगे, सैलरी जो बाद में हमें पता चला, सैलरी, वेजेज, टैक्स, बिल डिस्काउंटेड का ये 5,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का 1,000, रेंट का 400, ये 6 के 6 अमाउंट हमें यहाँ लिखना होगा। सबसे पहले रेंट लिख दीजिए 400 रुपये,
सैलरी लिख दीजिए 1200 रुपये, वेजेज लिख दीजिए 500 रुपये ये रहे, टैक्स लिखिए 3000 रुपये, और बिल डिस्काउंटेड के 5000, अनरिकॉर्डेड के 1000। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड के 5000 और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1000 के। इनका टोटल कितना हुआ? 5 1 6 3 9 1 10, 11,100 रुपये यहाँ लिख दीजिए। अब इनका टोटल करेंगे, ये दोनों टोटल करेंगे तो 71,100 प्राप्त होगा। इधर का भी टोटल 71,100 प्राप्त होगा। तो देखेंगे दोनों तरफ हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट अब मैच कर चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसा एक इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम जिसमें डेफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से रिलेटेड कंटिन्यू लेते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे ही, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंच जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, यदि आप अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को इस नंबर पर अवश्य भेजिए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर यह नंबर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर 8810311852, यानी कि 8810311852। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं। ये जो हमने आपको प्रॉब्लम अभी दिखाई थी, यह भी किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो आप भी अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अपना नाम, अपना पता, स्टेट का नाम ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो वह आपका नाम सहित और स्टेट सहित ज़रूर मेंशन करूं। यह प्रॉब्लम तो गाज़ियाबाद के ही एक स्टूडेंट ने, दीपक ने पूछी है, इसलिए ऐसी ही प्रॉब्लम आपके पास भी जा सकती है और आपके इशारे पर वीडियो बन सकती है, बशर्ते आप भी अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।